हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, फरवरी से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हैं, क्लास 12th के, हाई स्कूल के भी शुरू हैं। तो फिज़िक्स में 14 चैप्टर्स हैं आपके, और उन 14 चैप्टर्स में चैप्टर वाइज जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले 14 डेज़ में मैं उन सारे डेरिवेशंस को कवर कर लूँ। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशंस। तो अभी हम लोग गॉस थ्योरम से शुरू कर रहे हैं, और आज के लेक्चर में देखते हैं हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं। तो आप लोगों को जो चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशंस हैं आपके तो वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसका स्टेटमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो स्टेटमेंट ज़रूर पूछते हैं, और कभी कभी स्टेटमेंट के साथ साथ डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है गॉस थ्योरम का? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब गॉस थ्योरम ये कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस होगा, उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उस इलेक्ट्रिक चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे इसके डेरिवेशन में। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। सपोज करिए किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू है, तो ये जो फ्लक्स होगा ये क्यू का 1/ε0 टाइम्स होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक स्टेटमेंट है। तो ये आप नोट कर लीजिए, और इसको आप जरूर याद कर लेना। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन में हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्लोज सरफेस होगा उसका कुछ भी शेप हो सकता है, बस वो क्लोज होना चाहिए ना। तो बहुत बार इसको हम लोग सर्कल लेके भी प्रूव करते हैं, और बहुत बार कोई आर्बिट्रेरी शेप का कोई भी क्लोज सरफेस लेके प्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं आर्बिट्रेरी शेप का कोई भी एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सपोज करिए ये कोई क्लोज सरफेस है, इसका आर्बिट्रेरी शेप है। हम कोई भी शेप ले सकते हैं, सिमेट्रिक या सिमेट्रिक, वो डिपेंड करता है, बस क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, सपोज करिए पॉइंट का नाम हमने रख लिया O, और हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इस प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ कहीं पे R डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल सरफेस कट कर लिया। मतलब ये जो हमारा क्लोज सरफेस है इस पर हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया कट कर लिया। इसको हम लोग शेडेड कर देते हैं, जैसे ये अलग दिखेगा। मान लेते हैं इस ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया है, इसका एरिया हम मान लेते हैं DA, ठीक है। अब इस प्लस क्यू की वजह से, यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस पर हम लोग जैसे इसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो वेक्टर का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, DA को हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे DA लिख लेते हैं। फिर देखिए, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा एरिया वेक्टर के बारे में। जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने एरिया वेक्टर के बारे में भी पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए बोर्ड एक सरफेस है ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और या तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो जनरली हम लोग एरिया वेक्टर को आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। तो अगर हमने ये छोटा सा एक एरिया यहाँ पे कंसीडर किया है, एक बहुत स्मॉल एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर किया है,
तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरफ है। यहाँ मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर डी ए। अच्छा, एरिया वेक्टर, इसके साथ हम एरिया वेक्टर इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब एरिया वेक्टर भी क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एरिया वेक्टर डी ए हो गया। अब हम लोग एक चीज और एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है डी थीटा, या इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। इसको हम लोग डी थीटा ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो स्मॉल एरिया है, यहाँ से हम इस तरह का एक, जो इस एरिया की जो भी बाउंड्रीज हैं उनको लाकर हम लोग सेंटर ओ पे मिला देते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा से। देखिए, सॉलिड एंगल एक एंगल होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कोई स्फीयर लेते हैं या कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं, स्फीयर का एग्जांपल ले लेंगे, तो इस स्फीयर का मान लो ये सेंटर है, तो इस स्फीयर में हम सेंटर पे इस स्फीयर का जो भी मतलब ये सरफेस है, इसके सरफेस में 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं और इन पॉइंट्स को, या जैसे मान लो कि कोई स्फीयर है तो उस स्फीयर का एक सरफेस एरिया ले लेते हैं और उस वो सरफेस एरिया उस स्फीयर के सेंटर पे जो भी एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये पूरा जो क्लोज सरफेस है इसके पूरे का एरिया कुछ और होगा, हमने यहाँ पे स्मॉल एरिया कट किया है, तो इस स्मॉल एरिया का जो ये स्मॉल एरिया यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो मान लेते हैं डी ओमेगा है। तो ये इस स्मॉल सरफेस एरिया ने इस पॉइंट ओ पे ये जो डी ओमेगा बनाया है, जो एंगल बनाया है, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया डी है। इसको हम लोग डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये हमारा डायग्राम का काम पूरा हुआ, अब कहानी स्टार्ट होगी डेरिवेशन की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कंसीडर अ arbitrary closed surface inside this closed surface at point O a charge plus Q is placed, ठीक है। इस आर्बिट्रेरी शेप के क्लोज सरफेस के अंदर एक पॉइंट ओ है जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू is represented by वेक्टर E, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज प्लस क्यू की वजह से, उसको हम लोगों ने वेक्टर E से रिप्रेजेंट किया है और इसका डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसके बाद हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया है, स्मॉल एरिया डी ए, जो कि आपको पता है, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, कंसीडर a small area dA from which magnetic flux d phi is passing। मतलब हमने एक स्मॉल एरिया डी ए लिया जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई पास हो रहा है,
तो अब डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डी फाई इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, या इसको हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल एरिया हमने लिया है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्मॉल हो जाएगा, और डी फाई की वैल्यू हो जाएगी ई डी ए, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी डी फाई की। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ई इक्वल्स टू होता है 1/4πε0, जिस चार्ज की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुई वो चार्ज अपॉन जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो Q/r²। देखिए यहाँ पे चार्ज से फील्ड की जहाँ जिस पॉइंट पे फील्ड कंसीडर कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है r, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस इक्वेशन में E की वैल्यू पुट कर दें तो डी फाई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो वैल्यू निकल कर आई, ये निकल कर आई इस स्मॉल सरफेस से क्रॉस होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर हम इस पूरे क्लोज सरफेस को कंसीडर करें तो इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इधर देखो, इधर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed surface, अभी तक हमने स्मॉल एरिया में पूरे क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। अगर इंटीग्रेट कर देंगे इस डी फाई की वैल्यू को तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस से पास हो रहा है वो निकल आएगा। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 Q/r², ये हो गई ई की डी फाई ई में ये वैल्यू हो गई, और उसके साथ डी ए कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल होता है, यहाँ पर हम केवल उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे जो वेरिएबल है, यानी डी ए के रिस्पेक्ट में, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहाँ पे जो टर्म आपको दिख रहा है Q/4πε0, इसको, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऊपर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके ऊपर से इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये चीज़ें मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो फाई ई इक्वल्स टू 1/4πε0 बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अंदर आ जाएगा आपके पास, अच्छा Q भी बाहर निकाल लीजिए इसके साथ, Q/4πε0 पूरा बाहर निकाल लीजिए। अंदर आपके पास बच जाएगा डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपको सॉलिड एंगल दिख रहा है ये इस स्मॉल सरफेस ने बनाया है ओ पे। ठीक है, अब क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया तो उसके साथ साथ ये पूरा एरिया भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अभी ये जो पूरी वैल्यू निकल कर आएगी ये इस पूरे क्लोज सरफेस के सॉलिड एंगल के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो डी ए कॉस थीटा बाई r² है, बेसिकली ये बराबर हो जाएगा डी ओमेगा के। ठीक है,
ये डी ओमेगा आपने सॉलिड एंगल लिया है, ये डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इस डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा। इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको, इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखना, ये हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो फाई ई इक्वल्स टू फाइनली हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सॉलिड एंगल ओमेगा के बराबर हो जाएगा, तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा आपका हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा के बराबर इनटू ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई, तो यहाँ पे 4 पाई हम रख देंगे। तो फाइनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फाई ई हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये वीडियोस एग्जाम ओरिएंटेड है तो हम बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं इसमें, हम आपको वही चीज़ें थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम समझ में आ जाए और जल्दी ये सारे डेरिवेशंस हो जाएं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, जैसे आपको सॉलिड एंगल को लेकर अगर कोई डाउट है, क्योंकि सॉलिड एंगल हम लोग 11th में पढ़ते हैं, अगर इसको लेकर कोई डाउट है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है, समझ में नहीं आया है, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग केवल गॉस लॉ का जो बेसिक डेरिवेशन है वो हम लोग करेंगे और कल हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।